हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जीके का वो है भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इसमें संविधान, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना किस प्रकार हुई है, उसकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें यहाँ जनता और राज्य के बीच के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाती है। साथ ही साथ किसी भी देश का जो संविधान है, उस देश की आदर्शों, मूल्यों और उसके उद्देश्यों का एक दर्पण होता है। तो चलिए हम चलते हैं इंडियन पॉलिटी की तरफ, भारतीय संविधान की तरफ या भारतीय राज व्यवस्था। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए दिल्ली, बी है पांडिचेरी और तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार। फ्रेंड्स, आपको ये 4 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे होंगे, यूटीज, यूनियन टेरिटोरीज। तो आपको बताना ये है इन यूनियन टेरिटोरीज में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या 2 या 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में हैं। और अब आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं। आपके ऑप्शंस है इस प्रकार, केवल दिल्ली है या कोई केवल पांडिचेरी, पहला, दूसरा, दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है इसका सही वो है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, मतलब दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों राज्यसभा में है, बाकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 12 घंटे, बी है 18 घंटे, सी 24 घंटे, डी 36 घंटे। कितने घंटे होंगे फ्रेंड्स? का सही आंसर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर इसको किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और भी कुछ इससे जुड़ी बातें हैं, किसी व्यक्ति को बिना किसी रीजन के, मतलब उसको रीजन बताना होगा तब उसको गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार किए हुए जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर ही नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए अपना वकील या जो भी कानूनी सलाहकार है उसको कॉल करने का या बुलाने का पूरा पूरा अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? तो भारतीय संविधान के ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चतुर्थ अनुसूची। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात कर लेते हैं ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में लिखा गया। आर्टिकल 36 से लेकर के 51। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 11, 12। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स, ये उसकी श्रेणियां हैं जो सरकार की नीतियों और आधिकारिक गतिविधियों को सारणीबद्ध करती हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में, 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन में और 11वीं अनुसूची 73वें, जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो इस तरह से 12 अनुसूचियां हो जाती है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की।
तो इनके सेवानिवृत्त होने की आयु है 62 ईयर्स, 62 वर्ष। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी है चौथी। तो ये दिया गया है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों की आवंटन की बात संविधान की चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो अब तक भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको एक बार अमेंडमेंट हुआ है, केवल एक बार। और ये हुआ कब था? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 3 बातें जोड़ी गई, 3 शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इस तरह से 42वां संशोधन पूरा हुआ। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552, 552 हो सकती है। और इसमें सदस्यों की 530 प्रदेशों से, 29 केंद्र शासित राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जा सकते हैं। डैश में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कौन से मामले में? नागरिक और आपराधिक मामले, बी नागरिक और संवैधानिक मामले, सी नागरिक और आपराधिक तथा संवैधानिक मामले, डी आपराधिक और संवैधानिक मामले। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। नागरिक और आपराधिक और संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अभी से कर दें, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर लें, जिससे आपको ये चैनल ढूंढने में इजीली आपको चैनल मिल जाए। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? 1955, बी 1958, सी 1961, डी 1964। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में, 1961। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसकी स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष भी होता है। भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है? केवल राष्ट्रपति, बी केवल संसद, सी केवल उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति और संसद दोनों। तो संचित निधि या फंड से पैसे निकालने के लिए केवल संसद की जरूरत है, इसी का अनुमोदन केवल काफी है। भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? ए ऋण खाता, बी सार्वजनिक खाता, सी आकस्मिक निधि, डी ऋण निधि। तो संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित जो लेन देन है वो ऋण खाता में रखा जाता है। ऋण खाता, ये ऋण खाता। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? 1, 2, सी में है 3 और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, ये भारत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, या कह सकते हैं इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है उसकी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब तक हमारे देश में किसी भी जो न्यायाधीश है उसके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो कोई नहीं, इसका सही आंसर है कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ चुका है, चौथी अनुसूची में है।
भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि पर जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार नहीं लगा सकती, इसमें केवल राज्य सरकार का अधिकार होता है एग्रीकल्चर पर टैक्स या कर लेने का। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में यह वर्णित है कि राज्य सरकारें जो है कृषि आय पर टैक्स लगा सकती हैं, कर लगा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 38वें, 40वें, सी है 42वें और डी 44वें। तो संपत्ति के अधिकार को अभी हम संवैधानिक अधिकार मानते हैं या कानूनी अधिकार आप कह सकते हैं। ये संविधान में 44वां संशोधन किया गया था। 44वां जो संशोधन था ये किया कब गया था? 1976 में। 1976 में जब प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, परिवर्तन किया गया था, उसी समय इसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया और हालांकि यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वो किस कोर्ट में लिया जाएगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में, बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, सी हाई कोर्ट में, डी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनमें से कोई नहीं। तो संविधान से संबंधित अगर फैसला लेना है तो ये लिया जाएगा केवल सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान से संबंधित जितने भी केस हैं उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट और जिला न्यायालय इस तरह की निचली अदालतें इस पर फैसला नहीं दे सकती। अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया था? ए अनुच्छेद 309 और 310, बी अनुच्छेद 310 और 311, सी अनुच्छेद 311 और 312, डी अनुच्छेद 312 और 313। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 310 और 311, अनुच्छेद 310 और 311। भारत का संविधान कब पूरा हुआ? भारत का संविधान कब पूरा हुआ? 26 जनवरी 1950, बी 26 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1949। तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूरा हुआ। इसे बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन का समय लगा इसको बनाने में। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कितना समय लगा संविधान को बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाती है। बी है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई और अध्यक्षता की जाती है। सी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाती है। डी है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों की अध्यक्षता में बुलाई जाती है। तो इसमें एक कथन कौन सा सही है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
तो इसका सही आंसर जो है संयुक्त बैठक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा केवल बुलाई जा सकती है और इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, दिल्ली में मेट्रोपोलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला? दिल्ली को मेट्रोपोलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला? ए 1990, बी 1992, सी 1993, डी 1994। तो दिल्ली को मेट्रोपोलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा जो मिला 1992 में मिला, 1992। 66 में दिल्ली को 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्यों की मेट्रोपोलिटन काउंसिल बनाया गया था 66 में, जिसकी भूमिका केवल सलाहकार की थी और जो कोई कानून नहीं बना सकती थी। और 1992 में दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1992 में इसको दर्जा मिला पूर्ण राज्य का, किसको? दिल्ली को। ये क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1992 में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये सीधे सीधे केवल देश के राष्ट्रपति रहे। राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी विधानसभा सदस्यों की संख्या और डी है लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधि गए हैं और उनको किस आधार पर भेजा गया है, जो उनकी संख्या होगी कितनी होगी, तो ये जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसके सदस्यों की संख्या राज्यसभा में भी ज्यादा होगी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं राज्यसभा में वो हैं 31। राज्यों में विलुप्त विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ निहित है? राज्य मंत्री परिषद, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य की विधानसभा, डी राज्य के भारत के राष्ट्रपति। तो राज्य की विधानसभा जो है इसमें ये शक्ति निहित है। राज्य की विधानसभा विधान परिषद के लिए सिफारिश करती है और संसद इसके लिए कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा या MIS से कह सकते हैं निरस्त कर दिया गया? तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1976, 1980, 1982, 1986 ये खत्म किया गया, निरस्त किया गया 1982 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो था ये 1971 में पारित हुआ था। कब? 1971 में, जिसे 1982 में निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया के दायरे से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 169 और डी अनुच्छेद 214। तो संशोधन की प्रक्रिया के दायरे से विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है वो है 169, अनुच्छेद 169। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला है PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? ए सार्वजनिक संबंध व्यवस्था, बी सार्वजनिक औद्योगिक लेखा, सी पंचायती राज संस्थान और डी है सार्वजनिक निजी साझेदारी। ये PRIA जो सॉफ्ट है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है और ये संबंधित है पंचायती राज संस्थान से
NIC द्वारा बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है। पंचायतों के लेखा की व्यवस्था करता है और उसे सरल बनाता है, इजी बना देता है ये सॉफ्टवेयर। भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है? अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग के बारे में बताता है, या उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है। इम्पीचमेंट, हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं इंग्लिश में भी समझने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा उसको इंग्लिश में करना पड़ता है। और इससे अगर आपको आसानी हो जाए, कमेंट में आता है कि आप इंग्लिश में करें, इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में करना पड़ता है। देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? ए भारत में बैंकिंग सुधार, बी महिला आरक्षण, सी वन अधिकार अधिनियम, डी विधानसभाओं की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। तो देवेंद्र पांडे जो समिति है ये वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी मुख्यमंत्री। तो ये काम करता है राज्यपाल के प्रसाद के रूप में। अनुच्छेद जो है 165 का जो 3 है, इसमें एडवोकेट जनरल राज्यपाल के जो प्रसाद के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।